हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी गुरु 99। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग? आपके सेट से तैयारी चल रही है आपकी, है ना? अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन अपनी कर रखे होंगे मैथमेटिक्स की, और आप ही की प्रिपरेशन पे धार लगाने के लिए हमने सेट्स लॉन्च किए हैं। मतलब 2 सेट्स तो मैंने खुद ही बनाए हैं। बनाए क्या, उनको मैंने चूज किया हुआ है, आए हुए क्वेश्चंस उठा के रख दिए थे और उन्हीं से बना दिया है। और एक आज जो आप सेट सॉल्व करने जा रहे हैं, ये आपका यूपी बोर्ड ने लॉन्च किया था। यूपी बोर्ड के द्वारा दिया गया है कि भैया लेवल देख लो, यहाँ तक पूछने वाले हैं आपसे ऐसे ऐसे लेवल के। तो भैया आपको घबराने की तो पहली बात बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके साथ मैं खड़ा हूँ। और यहाँ पे जो इन्होंने लेवल दिया है वो एक माने तो एवरेज बच्चा भी पूरा निपटा के आ रहा होगा। यानी जिसने बहुत कम पढ़ाई में ध्यान दिया है वो भी यहाँ सब 70, 75, 80 मार्क्स पा रहा होगा। ठीक है, जिसने बहुत भी कम यानी की हो बेसिक अगर जानकारी आपने ले रखी है हर चैप्टर्स की, तो आप भी निपटा के आएंगे सवाल को, है ना? लेकिन जिसने तो मेहनत करी है तो भैया उसके लिए तो 100/100 है ना। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। स्पष्ट करिए कि 3 × 5 × 7 + 7 एक क्या है? भाज्य संख्या है। और अगर भाज्य है तो क्यों है भैया? क्या करना है आपको? क्वेश्चन नंबर 21 में से आपका यहाँ पे है पहला है 3 × 5 × 7 + 7। ये एक संख्या है और ये बोला गया है कि ये भाज्य संख्या है। और अगर भाज्य है तो क्यों है भैया? आपको बताना है कि अगर ये भाज्य संख्या है तो क्यों है ये भाज्य संख्या। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, कारण भी आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 3 × 5 × 7 + 7। आप देख रहे हो कि ये एक पद है, ये एक पद है। दोनों पदों से मैं 7 कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा और प्लस आगे कुछ नहीं बचेगा, इसका मतलब 1 बचेगा। ठीक है, यानी इसको मैं 7 × 3 × 15 1 16 लिख सकता हूँ। अब आप देख पा रहे हैं कि ये एक क्या है? भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 7 से कट सकती है और 16 है इसलिए 2 से भी कट सकती है। ठीक है, तो मैं नीचे लिख दूंगा, चूंकि संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं। 2 से अधिक भाजक है, यानी 2 से ज़्यादा ऐसी संख्याएं हैं जो इसको विभाजित कर सकती हैं। 2 से अधिक भाजक हैं, इसलिए संख्या एक भाज्य संख्या होगी, एक भाज्य संख्या हो जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, कोई बात नहीं, भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक, यहाँ से इसका काम खत्म होता है। और आप यहाँ पे सेकंड देख पा रहे हैं, इसमें आपको दिया है cot थीटा बराबर 7/8 और 8 है। और यहाँ आपको 1 + sin थीटा इन अदर ब्रैकेट 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इन अदर ब्रैकेट 1 - cos थीटा, ऐसा आपको दे रखा है। और इसने बोला है कि इसकी वैल्यू बताओ, इसकी आपको दी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे मेरे पहलवानों, cot थीटा को आप लिखते हो क्या? लंब बटे आधार। नहीं भैया, आधार बटे लंब लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आधार बटे लंब लिखते हैं। तो आप यहाँ से लगाओगे आधार लंब, निकालोगे कर्ण, तब यहाँ रखोगे, सॉल्व करोगे। लेकिन मैं आपको एक अप्रोच बताऊंगा बिल्कुल। अगर 2 नंबर का है तो आपको 4 नंबर का काम उसमें नहीं करना, रायता नहीं फैलाना है, ऐसे आराम से सॉल्व करना है। कैसे? देखना जरा ध्यान से, आराम से इसको हम कर लेंगे। हमें चाहिए इसकी वैल्यू, किसकी? 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपान 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब मेरे पास है, आप देख पा रहे हैं a + b a - b। इसको मैं लिखता हूँ a² और -b²। बताओ ठीक है? हाँ, आगे आ जाओ। फिर a + b फिर a - b, तो फिर मैं लिखूंगा क्या? वही a² - b²। ठीक, अब ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ना भैया, ये कह दो कि cos² थीटा के बराबर है। किसके बराबर है? cos² थीटा के। नीचे वाली वैल्यू किसके बराबर है?
साइन स्क्वायर थीटा के। ये कॉस बटे साइन किसके बराबर होता है, तो मैं कहूँगा कॉट स्क्वायर थीटा के। किसके, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। और जब कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है तो रखाओ यहाँ, क्या रखाना है, 7/8। इसी का कर दो स्क्वायर, और 7 7 49 और 8 8 64। बताओ कितना आसान रहा, कितनी आसानी से आपने इसको कर लिया। नहीं आप क्या करते, साइन थीटा निकालते, उधर से साइन थीटा रखते, इधर कॉस थीटा की वैल्यू रखते, इधर कॉस थीटा की वैल्यू, और रायता फैला देते, बाद में फंस भी जाते कैलकुलेशन में, सॉल्व भी नहीं होता। तो ये 2 नंबर वाली कैलकुलेशन करनी है आपको, ठीक है। इसको अपने जहन पे उतार लीजिएगा, 7/8 है, ऐसे करना है इसको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास है एक तीसरा क्वेश्चन, जिसको मैं यहाँ पे कराऊंगा। देखो ग नंबर है, और ग में आपके पास दिया है भैया 2 घन, जिनमें से ओहो ये तो भैया कराया हुआ क्वेश्चन है, आपके पिछले सेट्स में ये करवाया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। क्वेश्चन देख लो स्क्रीन पे, और खुद ही आपको इसको करना है, साइड में नोट करके रख लो, ठीक है। इसके बाद वाला भी क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, माध्य निकालना है, तो माध्य कैसे निकालना होता है वो मैंने आपको बताया हुआ है, अच्छी तरह से बताया। और अभी जस्ट पहले वाले सेट पे ही इसका क्वेश्चन आया था, तो मैंने बताया था। इसको भी आप अपने लिए रख लो, मैं 5वां करवाऊँगा। अंगा देख लेते हैं ना, अंगा, अंगा का मतलब होता है कुछ नहीं, तो इस सवाल में भी कोई दम नहीं होने वाले इसका मतलब, ठीक। चलो, इसने कहा है कि बिंदु -4, 6 बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करता है। चलो देखते हैं। एक पॉइंट यहाँ ए है भैया, और यहाँ एक पॉइंट बी है। ए के निर्देशांक है -6, 10, और बी के निर्देशांक हैं 3, -8। ये चीज़ें आपको दी हैं, और इसी के बीच में एक बिंदु पड़ता है -4, 6 का। अब वो कहाँ पड़ता है वो मुझे भी नहीं पता, और ना मैं तुम्हें बताऊंगा, देखो, लेकिन करके बताऊंगा कहाँ पड़ता है। कहीं पे पड़ता होगा, लेकिन कहाँ है ये फिक्स नहीं उसका, ठीक है। तो इसने कहा है कि बिंदु 4, 6 ए बी रेखाखंड को किस अनुपात में काटता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। अनुपात वही m1 और m2 और m2 पहले आपने अभी जस्ट इसके पहले वाले सेट पे वो सवाल किया था, m1 और m2 वाला आपने अनुपात वाला देखा था, और ये उसका जस्ट अपोजिट है ना। उसमें m1 m2 देता था और बिंदु पूछता था, यहाँ बिंदु दिया, m1 m2 पूछ लिया, कोई दिक्कत बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। चलो आगे देख लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो भैया मेरे पास है यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, और वो कैसे जरा देखो। यहाँ दिया है आपको बिंदु सी के निर्देशांक, मैं कहूँगा बिंदु सी के निर्देशांक क्या होंगे, -4, 6 होंगे, ठीक है, -4, 6 हो जाएंगे। अभी आगे आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है भाई, नीचे कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखते हैं फार्मूला, फार्मूला लिखते हैं m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। इधर क्या होता है m1 y2 m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई हैं भैया, ठीक है। बिंदु सी के निर्देशांक है -4, 6, ठीक है। अब देखना जरा, अब आपको चाहिए m1 और m2 का मान। m1 m2 यहाँ भी है, m1 m2 यहाँ भी है। आप चाहो तो इनसे निकाल लो, आप चाहो तो इससे निकाल लो, पर दोनों यूज मत करना, दोनों यूज करना बेवकूफ़ी होती है। आपको एक का यूज करना है और निकाल देना। देखो अगर मैं करवाऊंगा दोनों पक्षों की तुलना, क्या कराऊंगा, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर भैया एक से जो निकलेगा वही मान दोनों से भी निकलेगा। तो मैं एक का सहारा ले लेता हूँ, m1 x2 प्लस m2 x1। ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, क्या लिखी है, m1 x2 m2 x1, और नीचे रहेगा इसके m1 प्लस m2। ये वैल्यू किसके बराबर होगी, x का मान है, x के सहारे निकाला था तो ये x की वैल्यू के बराबर होगी, और उधर वाला y के सहारे निकला है तो वो y का मान होगा, ये बराबर 6 के होगी। चाहो तो इसके बराबर 6 ले लो, नहीं तो इसके बराबर 4 ले लो, ठीक है, दोनों से निकाल आएगा। चलो हमारे पास यहाँ है x1, यहाँ है y1, यहाँ है x2, यहाँ है y2, ठीक है। चलिए
m1 की वैल्यू नहीं पता हमको, पता होती तो पूछता ही क्यों। x2 क्या है, x2 यहाँ पे 3 है, 3 रख दिया प्लस। m2 की वैल्यू नहीं पता है, x1 क्या है माइनस का 6 है, और वो माइनस मैं यहाँ लगा देता हूँ। चलो ठीक है भाई, m1 m2 नहीं पता, इधर क्या है माइनस का 4 है। अब ये m1 m2 उधर 4 के साथ जाएंगे गुणा में, इधर बन जाएगा भैया 3m1, क्या बन जाएगा 3m1 और माइनस 6m2, इधर क्या बन जाएगा 4m1 और माइनस 4m2। ठीक है, ये हो जाएगा 4m2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे देख लेंगे। m1 वाले एक साइड कर लेना, 3m1 और ये 4m1 आ जाएगा इधर प्लस में। m2 वाले उधर ही रख दो, उधर क्या है, उधर है माइनस का 4m2 और ये 6m2 उधर जाएगा प्लस में, तो ये प्लस का 6m2 हो जाएगा। ठीक है, आगे 4 और 3 मिलके हो जाएंगे 7m1, इधर हो जाएगा 6 में से 4 घटेगा तो 2m2 बच जाएगा। बताओ ठीक है। अब आपको m1 बटे m2 चाहिए, तो m2 को m1 के नीचे ले आओ, m2 को m1 के नीचे ले आएंगे और इस 7 को 2 के नीचे भेज देंगे। अतः मैं कह सकता हूँ कि ये 2:7 के अनुपात में इसको विभाजित करता है। कराया हुआ क्वेश्चन है, मैंने सीरीज में करवाया है। ठीक है, वो जो रिवीजन सीरीज चल रही थी इसके 7वें चैप्टर में करवाया है, और मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं बेटा जो ये पूछते हैं या आते जाते रहते हैं। ठीक है, वो सीरीज बहुत ही आपकी कामगार थी, लेकिन अब आपके पास टाइम नहीं है, इसलिए आप इसी क्लास को या इन्हीं सेट्स के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन में धार लगा सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पे भी 5वां क्वेश्चन खत्म हो जाता है, और अब है मेरे पास 6ठा क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे स्पेस बनाऊंगा, इनको हटा देता हूँ। हाँ तो भैया ये भी क्वेश्चन मैंने ऐसा करवाया है सीरीज में, और ये यहाँ भी आया है तो यहाँ भी करेंगे। x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। ठीक है भैया, 3 बिंदुओं की बात है। चलो इसको भी देख लेते हैं, अब यहाँ भी कर लेते हैं इसको। इसने कहा है कि एक बिंदु है भैया क्या है 3, 6, एक दूसरा बिंदु है भैया 3, -4। ठीक है भाई, ऐसे 2 बिंदु आपको दिए हैं और इसने पूछा है तीसरा बिंदु है x, y। अगर x, y बिंदु इससे और इससे समान दूरी पर है तो मुझे बताओ कि x और y के बीच रिलेशन क्या होगा। 2 ही नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बड़ी इसमें वो नहीं है कुछ। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। समदूरस्थ अगर कहा है इसने, तो मैं अगर इसको a मान लूं और इसको मैं b मान लूं, इसको मैं c मान लूं, तो मैं प्रश्नानुसार कह सकता हूं कि AC, a व c के बीच की दूरी, a व c के बीच की दूरी ये बराबर होगी b व c के बीच की दूरी की, b व c के बीच की दूरी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको भी पता है, क्यों? क्योंकि इसने कहा है कि ये जो बिंदु है इससे और इससे समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है, इससे जितनी दूरी है वही इससे भी दूरी है, समान है। ठीक है, तो मैं रख लूँगा a व c के बीच की दूरी जब निकालेंगे तो भैया हम लेंगे क्या x1 y1 x2 y2 रख लेते हैं। ठीक है, तो मैं फार्मूला मेरे पास होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इधर क्या होता है, इधर भी वही होता है। ठीक है, इधर कहीं अलग से तो फार्मूला लाएंगे नहीं, जो होता है दूरी वाला वही लगा के चलेंगे। ठीक है भाई, वही लगा के चलेंगे। अब आपको एक चीज़ पता है कि अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, यार हम लिखें या ना लिखें, हाँ लिख देते, वैसे तो लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे ही हम इनका वर्ग कर देंगे तो इन सब के रूट हट जाएंगे। क्या हटेंगे? इन सब के स्क्वायर रूट जो हैं वो हट जाएंगे। वर्ग करने पर स्क्वायर रूट सबके हट जाएंगे। ठीक है भाई, चलो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब जरा देखना, इन 2 बिंदुओं की अगर मैं बात करूं a व c के लिए, तो 3 और x, x1 क्या है 3 है, x2 क्या है x है, x1 y1 x2 y2। अभी उसको छोड़ दो, यही देखो x1 y1 और x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 6 है और माइनस y का स्क्वायर।
इधर क्या है, इधर अब इसको x1 y1 x2 y2, ठीक है भाई। तो x1 की वैल्यू x है, x2 की वैल्यू -3 है, तो +3 हो जाएगा, बराबर इधर क्या है y -4 बन जाएगा स्क्वायर, ठीक है भाई। स्क्वायर सभी का ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही लगाना है। 3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर माइनस का 6x। अभी देखना बहुत मज़ा आने वाला है। 6 का 36 और y का y स्क्वायर हो जाएगा, 6 दूना 12y होता है, ठीक है। इनका काम खत्म। आगे देखो, आगे सॉरी x1 क्यों लिख दिया, x होता है ना, x स्क्वायर प्लस 9 और प्लस का 6x हो जाएगा। आगे y स्क्वायर प्लस का 16 और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का, है ना, माइनस है, तो 4 दूनी 8y हो जाएगा। ध्यान से देखना, सेम पोजीशन में मैं सेम चीज़ों को काट दिया करता हूँ। दोनों पक्षों में अगर सेम पोजीशन पे चीज़ें हैं तो कटेंगे। ये 9 इस 9 से भी कटेगा, क्यों भैया, क्योंकि ये x स्क्वायर अगर इधर आएगा तो माइनस में होगा, वैसे भी इसके साथ घटेगा ही। फिर 9 इधर प्लस में इधर आएगा तो 9 के साथ घटेगा ही, ठीक है। इसलिए मैं इनको काट के चलूँगा, ठीक है। अभी देखो 6x है मेरे पास और इधर 6x है, तो ये चीज़ें प्लस माइनस में है, इसलिए मैं इनको बचा के रखा हूँ, काटा नहीं हूँ, ठीक है। पर ये y स्क्वायर भी तो कटेगा इससे, y स्क्वायर को भी काट दो भैया, ठीक है। अब मेरे पास बचा है 6x 12y और उधर है 6x 8y 16, ठीक है। इधर 6x 36 और 12y बचा है मेरे पास। इस सभी को एक चीज एक तरफ ले लो। इधर है 6x, इधर कौन है x वाला, -6, ये भी आ जाएगा -6। इधर है हमारे पास माइनस का 12y, इधर है कौन y वाला -8, तो इधर आके ये +8 बन जाएगा। इधर है हमारे पास 36, उधर क्या है +16 है, तो इधर आके -16। अब बताओ उधर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। 6 और 6 मिलके हो जाएंगे -12x और यहाँ -12y, सॉरी 12y नहीं होगा, 12 और 8 में काटेंगे तो ये 4y बचेगा। और यहाँ पे प्लस का 36 में से 16 घटाओगे तो 20 बन जाएगा, बराबर 0। सभी जगह से क्या कर दो, माइनस का 4 कॉमन ले लो। क्या करना है, -4 कॉमन लेना है। 3x और प्लस का y और माइनस का 5, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस बचेगा, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस बचेगा, जाहिर सी बात है। अब मेरे पास जो समीकरण बना है वो 3x y -5 बराबर 0 बना। अरे भैया 2 नंबर का सवाल, वो भी इतना बड़ा कहाँ है लाला, अभी तो इसमें आपने थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करी है, बहुत बड़ा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ से 2 नंबर वाले सवाल हो गए खत्म। और जो 2 मैंने दिए हैं उनको लगा के जरूर जाना, अगर मिल गया ना तो चांदी काटोगे, है ना। 2 नंबर के फालतू में उड़ा लेना। नहीं आ रहा हो तो एक बार उसको देख लेना जहाँ मैंने उनको करवाया है, ठीक है। कहाँ करवाया है, ये उनके अपने चैप्टर में ही मिल जाएंगे। जो सीरीज चली थी वो अपने अपने चैप्टर में क्वेश्चन मिल जाएंगे। सांख्यिकी वाला सांख्यिकी में मिलेगा और जो जिस चैप्टर का है वही मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा 4 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए मैदान में भैया 4 नंबर वाले क्वेश्चन निपटाएंगे खड़े खड़े, है ना। देखो अभी हमारे पास पहला है, सब तो बताया फिर ये बताया हुआ क्वेश्चन है भैया, ठीक है। तो इसको भी देख लेना, अभी बताया है, मतलब पिछले ही सेट में ये क्वेश्चन आपका करवाया हुआ है। ये नहीं था लेकिन इसी के जैसा था। तो अगर आपने 2 + 2 = 4 सीखा है तो 3 + 5 आपको करने की क्षमता होनी चाहिए, है ना। ये मैं कहने का मतलब एक सेम पैटर्न पे सवाल आपने देखा, इसको आपको करना है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप आराम से कर लीजिएगा, छोड़ना नहीं। इसको क्वेश्चन देख लो स्क्रीन पे और इसको सॉल्व कर लेना। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसने क्या कहा है, इसने कहा 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। आप देख पा रहे हैं, इसने कहा है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक है। 8 गुना, छोटी और बड़ी 2 संख्याएं हैं, तभी ना अंतर पाओगे आप, तभी क्या पाओगे, अंतर पाओगे। तो हम यहाँ पे मान लें अलग अलग दोनों को। माना छोटी संख्या, क्या भैया, छोटी संख्या बराबर x और बड़ी संख्या बराबर y, बड़ी संख्या बराबर y ले लेते हैं। अब हम चलते हैं प्रथम स्थिति के अनुसार। इसके अनुसार प्रथम स्थिति के अनुसार, प्रथम स्थिति में इसने कहा है कि, क्या कहा है, प्रथम स्थिति में इसने कहा है कि छोटी और बड़ी संख्या के वर्गों का अंतर, अंतर का मतलब होता है भैया बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या के वर्ग को घटाना, ठीक है। और ये किसके बराबर, 180 के, यानी y² - x² = 180 है इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान। और मैं अगर इसको कहूँ द्वितीय स्थिति के अनुसार, तो द्वितीय स्थिति में क्या है, द्वितीय स्थिति के अनुसार
द्वितीय स्थिति में आपको कहा गया है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ये 8 गुना है, यानी यहाँ मैं 8y लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या फिर से समझ लेंगे, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग 8 गुना है, यानी ये 8 गुना है, तो मैं इधर भी 8 से गुना करूं और दोनों बराबर, इसको मानो इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, चलो अभी क्या करूंगा मैं, देख रहे हो एक्स स्क्वायर यहाँ पे रखा हुआ है, तो क्या करेंगे, सॉल्व करना है। समीकरण 1 में इसको 2 मानो या ना मानो, एक्स स्क्वायर बराबर 8y रखने पर एक्स वाई की सीधे वैल्यू ही रखा देते, इसकी वैल्यू यहाँ रखा देते हैं, रखने पर ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पर हम लिख देंगे 8y बराबर 180। देखो ये द्विघात समीकरण बन चुकी है, द्विघात समीकरण है, सॉल्व भी करेंगे। 180 बराबर 0, 180 के ऐसे खंड करो जिनको घटा के हमें 8 मिलता हो, तो 10 और 18 दाम में 180 होता है भैया। एक्स स्क्वायर 8 की जगह क्या लिखोगे, 18 माइनस 10 इंटू वाई माइनस 180 बराबर 0। तो वाई स्क्वायर माइनस इंटर कर रहा है अंदर, तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 10y माइनस 180 बराबर 0। ठीक है, इसका सहारा लेने पर ये बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसानी से आप इसको कर लोगे। इनकी दोनों में देखो तो आप y कॉमन ले सकते हो और y माइनस 18 अंदर रहेगा। यहाँ से आपको प्लस 10 कॉमन मिल जाएगा और y माइनस 18 आप यहाँ देख लोगे। ठीक है, और आगे क्या है, आगे है 0, एक ब्रैकेट में आएगा y माइनस 18, दूसरे ब्रैकेट में आएगा y प्लस 10 बराबर 0। लेकिन अभी क्या है मेरे पास, ध्यान से देखेंगे, एक y माइनस 10 है, एक y प्लस 10 है, एक y माइनस 18 है, मैं इनको मानूंगा 0 के बराबर। तो मैंने माना कि y माइनस जो 18 है ना, यही 0 के बराबर है, तो ये y की वैल्यू क्या देगा, प्लस 18 देगा। और अगर मैं मानूँ y प्लस 10 ये 0 के बराबर है, तो ये y की वैल्यू क्या देगा, माइनस 10 देगा। ठीक है, ये चीज़ आपको भी पता है, और मैं माइनस वाली को अलाउ नहीं करूँगा क्योंकि अमान्य है, ये संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती। जब तक संख्या से हमारा मतलब है तो हम प्लस की चीज़ें लेते हैं, माइनस नहीं लेते। भले ही आप संख्या में ऋणात्मक और धनात्मक अंदर पढ़ते होंगे, लेकिन हमारा संख्या से मेन मतलब होता है प्लस वाली संख्या। ठीक है भाई, तो y वैल्यू हो गई हमारी 18, y हमारी क्या है, बड़ी संख्या है। ठीक है, अब यहाँ रखा दो वैल्यू, कहाँ पे, चाहे जहाँ रखा लो वहीं से निकाल लेना, जहाँ रखाओ वहीं से निकाल लो। चलो अभी इसको देखो, यहाँ अगर रखा दूँ मैं तो इसने क्या पूछा है, पूछा क्या था यार, दोनों संख्या याद करो, पूछा है दोनों संख्या याद करो। यार एक तो रूट में आ जाए दूसरी वाली, तो चलिए भाई दूसरी अगर हमें निकालनी है तो y की वैल्यू हम रखाएंगे समीकरण फर्स्ट में, y बराबर 18 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y की जगह पे 18 रखो, 18 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बराबर 180। 18 का होता है भैया 324, इधर आएगा तो ये घटेगा, इधर एक्स स्क्वायर अकेले बचेगा। अब बताओ जरा, घटाएंगे 4 में से तो ये 4 बचेगा, और 18 दूना 36 होता है ना, तो जहाँ 14 बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर, तो आपको भी पता है एक्स स्क्वायर बराबर ये क्या है, 12 का स्क्वायर है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, 12 आ जाएगा। अतः छोटी संख्या 12 और बड़ी संख्या 18 हो जाएगी। शर्त देख लेना इनकी, दोनों है क्या ऐसा, एक्चुअल में ये चीज़ें मैच भी करनी चाहिए ना। 12 का स्क्वायर होता है 144, और इधर कर दोगे y गुणे 18, तो 18 8 भी 144 होता है, यानी कन्फर्म। अब मेरा क्या है, कन्फर्म हो गया कि यही 2 संख्या है। लिख देंगे अतः वे संख्याएं 12 व 18 हैं। ऐसे आपको इसका मान निकालना है, ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है, ऐसे इसको आपको हल करना है। तो चलिए फिर इसको छोड़ के आगे वाले सवाल भी देखते हैं। तो स्टूडेंट्स जस्ट इसके बाद आप एक और क्वेश्चन देख पा रहे हैं, जो कि क्या है, सिद्ध कीजिए कि
किसी वृत्त के किस व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये कुछ इस प्रकार बात कर रहा है आपसे, देखेंगे क्या है। एक ऐसा इसने वृत्त बना दिया, ठीक है भाई, ये परफेक्ट स्क्वायर ना सही लेकिन लगभग ऐसा बन चुका है ना। अब इतना तो है नहीं कि मेरे हाथ में पैमाना लगा हो मैं इसमें परफेक्ट बना। तो चलो ये इसको मैं व्यास मान लेता हूँ। क्या है ये भैया व्यास है, ठीक। चलो ठीक है। एक के बीच में क्या होता है, केंद्र होता है, ये सभी को पता है, ठीक है। केंद्र होता है जिसका नाम मैंने ओ रख दिया। व्यास के सिरों पर एक स्पर्श रेखा जाएगी ऐसे करके, इसका नाम ए भी रख देते हैं। कुछ वैसे दिया नहीं, हम अपनी तरफ से रख रहे हैं। इसका नाम एक ये जाएगी स्पर्श रेखा यहाँ से भी, और इसका नाम मैं सी डी रख देता हूँ। इसने कहा व्यास के दोनों सिरों से जाने वाली रेखा क्या है, मतलब स्पर्श रेखाएं आपस में होती हैं समांतर। ये चीज आप सिद्ध करके बताओ। तो मैं मानूं कि स्पर्श बिंदु इसका क्या है, ई हो जाएगा, ठीक है। इसका स्पर्श बिंदु एफ हो जाएगा, ठीक है। इतना तो मैं मान ही सकता हूँ। अब हम चलते हैं थोड़ा सा सॉल्यूशन की तरफ। क्या इसका हल होने वाला है, थोड़ा सा देख के चलेंगे। क्या चीज़ है मेरे पास, मुझे पता है कि ये ओ एफ त्रिज्या सी डी पर लंब होगी, क्योंकि स्पर्श रेखा है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, हम पढ़ते चले आ रहे हैं शुरू से, ठीक है। ठीक वैसे ही ओ ई जो है वो ए बी पर लंब हो जाएगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये लंब है तो भैया ये 90 डिग्री एंगल बनेगा, इधर भी 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। यहाँ भी लंब है तो दोनों साइड यहाँ भी 90-90 का एंगल बन जाएगा, कितने का, 90 डिग्री। इधर भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ पे भी 90, ठीक है। 90-90 अंश के कोण बन जाएंगे। अब कोण बनने के बाद अब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, अब देखना जरा सा, चूंकि हमें पता है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है ना, लिखेंगे ओ एफ त्रिज्या स्पर्श रेखा कौन सी, सी एफ डी स्पर्श रेखा पर लंब है। क्या है भैया, लंब है। इसलिए मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि कोण ओ एफ सी, कौन सा, ओ एफ डी के बराबर है। किसके बराबर है, ओ एफ डी के बराबर है, ठीक है, 90 अंश है। इसी प्रकार, किस प्रकार, जैसे यहाँ पे, इसी प्रकार मैं नीचे भी बोल सकता हूँ कि कोण ओ ई डी, बार बार ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं, इसीलिए मैंने लिख दिया इसी प्रकार। किस प्रकार, जैसे पहले, ठीक है। तो बार बार मुझे ये लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप भी ध्यान रखना, जब भी आपको मतलब 3-4 चीजें 1-2-3 काम करने हो और भी एक ही लाइन लिख करके, तो एक को लिखना, दूसरे में हमेशा इसी प्रकार लिख के चलना आगे, ठीक है। ओ ई ए इसको लिख देंगे ओ ई ए, ओ ई बी इसको क्या लिखेंगे, ओ ई बी, ओ ई ए और ओ ई बी कर देंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अभी मेरे पास है ये भी क्या है भैया, 90 के बराबर, कितने के, 90 अंश के बराबर। अब मैं इनको समांतर कैसे सिद्ध कर सकता हूँ, अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि ये एंगल इसके बराबर है, वैसे तो दिख भी रहा है आपको कि ये 90 इस 90 के बराबर। एकांतर कोण पढ़ा है ना आपने, कक्षा 9 में आपने एकांतर 9 पढ़ा होगा, तो कक्षा 9 में आपने जब पढ़ी लिया तो यहाँ भी इसको यूज कर लेना। ये एंगल इसके बराबर है, ये भी एकांतर बन रहा है। तिर्यक रेखा के एकांतर कोण जो होते हैं तिर्यक रेखा में बराबर हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, समांतर रेखाओं को काट रही होती है, ठीक है, समांतर रेखाओं को काट रही होती है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेना, नीचे दिखा देना समीकरण 1 व 2 से। 1 व 2 से क्या है भैया, ओ एफ सी, देखो ओ एफ सी कहाँ, ओ एफ सी, ये एंगल किसके बराबर है, ओ ई बी के, ओ ई ठीक है। सेम चीज अब मेरे पास है ओ एफ डी, ये एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर, ये वाला एंगल ये इसके बराबर है ना, ओ एफ ओ ई डी के एंगल ओ एफ डी बराबर है ओ ई ए के, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई मेरी सेकंड। दूसरी इक्वेशन हो गई। अब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ये दोनों क्या हैं, एकांतर युग्म बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, नीचे लिख देता हूँ, चूंकि उपरोक्त कोण एकांतर युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एकांतर युग्म बनाते हैं। अतः नहीं, जहां जिसको भी दिखा देना कि ई ओ एफ
या ओ ना लिखो, एफ ई एफ बस लिख देते। ई एफ एक तिर्यक रेखा है, एफ क्या है, एक तिर्यक रेखा है, ई एफ एक तिर्यक रेखा है। तो हम कह सकते हैं कि अतः ए बी समांतर सी डी का काम करेगी। चलिए अब देखते हैं आगे। यहाँ से तो क्वेश्चन खत्म हो गया, और इसके बाद वाला जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन कराया हुआ है। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता इसको जाके आप देख लेना, इसी में प्लेलिस्ट बनी है व्रत चैप्टर में मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया है। एक ये करवाया है, एक पीछे वाले सेट में जो मैंने छोड़ा था वो भी मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। जो जो क्वेश्चन मैं वही छोड़वा रहा हूँ भैया। अब यहाँ आगे लेके मैं एक साथ तो आपको पूरा लेके नहीं चल सकता। ठीक है, सेट बड़ा होता है तो उसके लिए आपको वो क्वेश्चन जो मैंने करवाया वो मैं छोड़ दूंगा, आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। आता है तो कर लेना, नहीं आता तो वहाँ से देख लेना। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ते हैं। और कहा आपको करना है उसके बाद वाला 5वां यहाँ पे देखिए। तो देखेंगे इसमें क्या दिया है। एक थैला है भैया जिसमें 3 लाल गेंदे हैं, 5 काली गेंदे। ठीक है, 2 प्रकार की आपको प्रायिकता निकालनी है जिसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। पहला लाल होने की प्रायिकता, किसकी, लाल हो, इसने बोला है जब लाल हो। दूसरा इसने बोला है जब लाल ना हो, इसने क्या कहा है, लाल ना हो। ठीक है भैया, एक में बोला है लाल हो, एक में बोला है लाल ना हो। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा देख के चलेंगे। क्या है मेरे पास, मैं जानता हूँ, मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहा हूँ। गेंद है ना, क्या है यहाँ पे, हाँ गेंद ही है। तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता, पहला है गेंद के लाल होने की प्रायिकता, गेंद के लाल होने की प्रायिकता। प्रायिकता कैसे निकालते हैं, यह आपने पढ़ा होगा, संभव परिणाम और नीचे है कुल परिणाम। क्या, नीचे है कुल परिणाम। ठीक है, संभव परिणाम कुल परिणाम बताना जरा सा। 3 लाल गेंदें थी, 5 काली गेंदें थी। संभावना कितने की, अगर मैं लाल गेंद निकालूंगा तो मैं कितनी गेंद निकाल सकता हूँ, लेकिन लाल है कितनी, 3 है। तो संभावना कितने की बनती है, तो उन 3 में से मैं किसी को भी निकाल सकता हूँ क्योंकि वो 3 लाल है। ठीक है, कुल गेंदें कितनी हैं, 3 लाल 5 काली, टोटल 8 गेंदें। कितनी है, टोटल 8 गेंदें। भैया कटने को कुछ नहीं है, इसलिए वही क्या हो जाएगा, इसकी प्रायिकता हो जाएगी। और अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो यहाँ पे जिसने दिया है गेंद के लाल ना होने की प्रायिकता, गेंद के लाल ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता। ठीक है, गेंद के लाल ना होने की प्रायिकता, लाल नहीं है, तब क्या करोगे, तब फिर से एक फार्मूला, क्या, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। अब मुझे जरा बताना कि एक चीज और, मैं इसमें और भी कर सकता था क्योंकि मेरे पास क्या है, लाल होने की प्रायिकता है। तो भैया कोई घटना होती है उसकी 2 संभावनाएं हैं, या तो घटना होगी या वो नहीं होगी। ठीक है, तो घटना के होने की संभावना अगर दी है तो ना होने की हम 1 से घटा के निकाल सकते हैं। यानी मैं कहूँ 1 से मैं इसको घटा दूंगा तो मुझे जो मिलेगा वो लाल ना होने की प्रायिकता मिलेगी। और अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी निकाल सकता हूँ फार्मूले से रख के। ठीक है, दोनों तरीके हैं। संभावना कितने की बनेगी भैया, संभावना 5 की बनेगी। कुल कितनी थी, 8। यहाँ भी कुछ कटने को नहीं, इसलिए 5/8 ही सही आंसर हो जाएगा। क्यों 5 इसलिए क्योंकि लाल गेंदे 3 हैं और लाल जो नहीं है वो काली है, वो कितनी है, 5। तो 5 की संभावना, नीचे टोटल 8। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। और दोनों 2-2 मार्क्स वाले थे, यानी 4 मार्क्स में फुल आया था ये। ठीक है, इसको देख लेना अपना कैसे क्या करना था, आपने देख लिया। अब मैं चलूँगा थोड़ा सा आगे की तरफ। जो आप अगला क्वेश्चन है मेरे पास माध्यिका से रिलेटेड, माध्यिका, ये भी क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ है, लेकिन वहाँ पर मैंने करवाया था क्वेश्चन थोड़ा सा, इसको मैं दोबारा करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखेंगे थोड़ा सा, है ना। वहाँ पे क्या था बेटा, संख्या इनकी बदली हुई थी, तो यहाँ पे कुछ और आ गया। ठीक है, फिर भी मैं इसको करा देता हूँ, चलते हैं थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। तो स्टूडेंट देख रहे हैं आप क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया है, बंटन का माध्यक 28.5 है। यदि बारंबारताओं का योग 60 है तो x और y के मान निकालो। क्या निकालना है, x और y के मान निकालना, लेकिन उसके पहले मुझे इसका वर्ग अंतराल बना के चलना पड़ेगा। क्या बनाना है, वर्ग अंतराल। ठीक है भाई, वर्ग अंतराल बनाना पड़ेगा। चलिए इसको छोड़ देते हैं, छोड़ते नहीं मतलब करके चलते हैं ना। बारंबारता
बारंबारता, और एक सारणी और बनती है संचयी बारंबारता की, है ना। इस पे और क्या बनता है, संचयी बारंबारता की भी एक सारणी बनाई जाती है। ठीक है, चलो वर्ग अंतराल मेरे पास 0 से 10 60 तक है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता इनकी कितनी है, 5x 20, 5 है, x है, 20 है, 15 है, y है, और यहाँ पे 5 है। ठीक है, अब अगर मैं संचयी बारंबारता की सारणी बनाना चाहूंगा तो आप सभी को पता है कि पहला तो यही रख दिया जाता है, दूसरा जब रखते हैं तो ऐसे तिरछा जोड़ के रखा जाता है। ठीक है, इसको इसमें जोड़ोगे और रखोगे, 5 के साथ x जुड़ेगा तो 5 + x बन जाएगी, सभी को पता है। अब इसके साथ 20 जुड़ेगा तो 20 किसके साथ जुड़ जाएगा, 5 के साथ 25, और x जैसे के तैसे बना रहेगा। 25 के साथ 15 जोड़ोगे तो 40, और 40 + x रहेगा। 40 के साथ x के साथ y जोड़ोगे तो 40 + x और +y, 5 और जोड़ देना तो 45 + x + y। लास्ट में जो आता है ना, ये इसका n का मान होता है। n का मान कितना दिया था इन्होंने, 60, लेकिन ये है किसके बराबर, 45 + x + y के बराबर है। यहाँ जो आता है ना, ये n की वैल्यू होती है। संचयी बारंबारता का अंतिम पद पूरी बारंबारता का योग होता है। ठीक है, क्योंकि हम इसमें एक एक को जोड़ के ही चला करते हैं। ठीक, चलिए अभी मेरे पास माध्यिका की बात करी इसने, इसलिए मैं क्या करूँगा, माध्यिका वाला फार्मूला लगाऊंगा। क्या करूँगा, माध्यिका लगाऊंगा। ठीक है, चलो माध्यिका निकालने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि माध्यिका वर्ग क्या होगा। माध्यिका वर्ग के लिए सबसे बड़ी माध्यिका 20 से 30, तो माध्यिका वर्ग जो होगा वो 20 से 30 हो जाएगा। और निम्न सीमा क्या होगी, 20, निम्न सीमा 20 हो जाएगी। एल की वैल्यू होती है ना निम्न सीमा, एच क्या होता है, एच दोनों में अंतर होता है, 20 से 30, 20 से 30 का मतलब 10 का अंतर चल रहा है। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, ये जो वैल्यू है ना बेटा, ये एफ का काम करती है। क्या है, जो एफ का काम करेगी, जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है ना, जो सबसे ज़्यादा होती है। इसी के सामने आपको सी एफ दिया होता है, पर सी एफ में इसके ऊपर वाली काम करेगी। ठीक है, यानी सी एफ क्या होगी, 5 + x हो जाएगी, 5 + x, और एफ हो जाएगी 20। अब बताओ आपके पास क्या नहीं है जो वहाँ पे यूज़ करना है, एन की वैल्यू 60। फार्मूला आपके पास क्या होता है माध्यिका निकालने का, माध्यिका बराबर L + n/2 - CF / f × h। ठीक है, L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू मुझे पता है 20 है। कितनी है, 20। ठीक है, L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू 20 है। कोई बात नहीं, आगे चलेंगे, प्लस n की वैल्यू 60/2 - CF की वैल्यू, CF में 5 + x है ना, तो यहाँ माइनस लगा, दोनों ही माइनस में लिखे जाएंगे। ठीक है, अभी सबको पता है। f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू है 20, और गुणे में लगा है 10। ठीक है ना, आगे अब माध्यिका की वैल्यू इन्होंने दी थी, कितनी दी थी, 28.5, वैसे क्वेश्चन में दिया था, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी अब क्या है, चलेंगे इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। 20 प्लस यहाँ बचेगा 30, 30 - 5 और -x, पूरे के बटे में है 20, और पूरे में लगा है 10। ये 0 इससे मैं काट सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे बनेगा 20 + 30 में से 5 घटाना, 25 - x बटे में 2। ठीक है, तो 28.5। अब देखो 20 दूना क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 25 - x पूरे के बटे में 2 हो जाएगा। 20 दूना 40, 40 प्लस इतना। ठीक है, 28.5। अब तो 2 का गुणा होगा तो 28 दूना 56 होता है, लेकिन 5 दूना 10 भी होता है, तो 10 का मतलब 1 से होगा, क्योंकि दशमलव वाला है। ठीक है, तो 56 1, टोटली ये 57 बन जाएगा। जब एक बार आप यहाँ रख दो, 28.5 और गुणे 2 बराबर कितना, 40 और 40 20 60 5 65 हो जाएगा। 65 - x। अब जरा देखना थोड़ा सा आगे, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखो x इधर ले लिया, इसको उधर भेज दिया, तो यहाँ पे 65 माइनस कितना, 56 56 1 57। x की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी, 8। x की वैल्यू आपको 8 मिल चुकी है। अब मुझे पता है, क्या पता है कि 45 + x + y बराबर 60 के है, तो x बराबर क्या रखूँगा, यहाँ 8 रखूँगा। x बराबर 8 रखने पर तब मुझे मिल जाएगी y की वैल्यू, तो 45
प्लस 8 प्लस वाई बराबर 60। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 60 माइनस 53, यानी वाई की वैल्यू आपके पास 7 आ जाएगी। अब आप नीचे लिख सकते हो कि अतः एक्स और वाई के मान, अतः एक्स व वाई के मान, एक्स और वाई के मान 8 व 7 होंगे, 8 व 7 होंगे। ऐसे करके आपको सॉल्व कर देना और ये क्वेश्चन यहाँ से फिनिश हो जाएगा, जिसके लिए मिलेंगे पूरे 7 करोड़, है ना। ये क्वेश्चन पूरा 6 नंबर का था, आपको पूरे 6 दिला के जाएगा अगर ऐसा सॉल्यूशन आप कर देते हो तो। लाइन जरूर लिखा करो, ये लाइन का बहुत महत्व है, आपको पता नहीं होता, ठीक है। फिर आप लिख के भी नहीं आते हो, बाद में कहते हो मेरे मार्क्स कैसे कट गए, इसीलिए करते हैं, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आगे वाले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। और यहाँ से ये क्या है 4 मार्क्स, सॉरी 4 6 का नहीं है तो 4 मार्क्स वाले थे, ठीक है। 6 वाले तो अभी आएंगे, 6 वाले अभी आएंगे, लेकिन ये 6 में भी आ सकता है, दे रखा है। इनका कोई वो नहीं रहता कि ये 2 नंबर में आएगा, ये 4 में आएगा, ये 6 में आएगा। ये 4 वाले को 6 बना देते, कभी कभी 6 वाले को 2 में भी रख देते। छोटे, अगर क्वेश्चन छोटा है तो ये रख देते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, छोड़ते हैं और आगे 6 मार्क्स वाले भी देख लेते हैं। तो चलिए, मेरे पास अगला क्वेश्चन 6 मार्क्स का आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 2 अंकों की एक संख्या जिसके अंकों को उलटने पलटने वाली है ना, ये नंबर, ये भी मैंने करवाया हुआ है, मेरा करवाया क्वेश्चन है, जिसको मैंने 3 चैप्टर में करवाया था शायद, हाँ तीसरे चैप्टर में ही करवाया हुआ है, तीसरे का ही है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन फिर भी मैं इसको यहाँ पे करवा देता हूँ क्योंकि 6 नंबर की बात है, तो इसको दोबारा रिवाइज आप यहाँ से कर सकते हो। देखो मेरे पास क्या है 22 के बाद ये 23 का मैं यहाँ पे फर्स्ट करने जा रहा हूँ। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या, 2 अंकों की एक संख्या है, अभी 2 अंकों की है तो भैया इसमें एक इकाई का अंक भी होगा, एक दहाई का भी अंक होगा। माना इकाई का अंक x, और इसने क्या कहा है, दोनों संख्या के अंकों का अंतर 2 है। अगर एक x है दूसरा अंक क्या होगा, इससे 2 ज़्यादा या इससे 2 कम, क्योंकि अंतर की बात है ना, हो सकता है वो कम हो या हो सकता है वो ज़्यादा हो। तो मैं रख देता हूँ कि दहाई का अंक इससे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं क्या करूँगा, इकाई का अंक मुझे मिल गया, दहाई का अंक मुझे मिल गया, तो अब मैं बनाऊँगा संख्या। संख्या क्या होगी, संख्या होती भैया 10 गुणे दहाई का अंक, ठीक है। 10 गुणे दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या है ये है, प्लस x यानी इकाई का अंक, ठीक। 10 गुणे दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक, ये बनेगी संख्या 10x हो जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा और x हो जाएगा, यहाँ पे 11x और प्लस 20 बन जाएगी, ये संख्या बनेगी। अब इसने कुछ कहा है कि संख्या में परिवर्तन हो रहा है, कैसे, अंकों को उलट दिया जा रहा है, अंकों को उल्टा जा रहा है। तो भैया नई एक संख्या बना दी, इन्होंने क्या करी, एक नई संख्या बनाई। नई संख्या क्या, अंक को उलटने हैं, जो इकाई का था वो दहाई बन जाएगा, दहाई वाला इकाई बनेगा, तो 10 गुणे दहाई का अंक। लेकिन दहाई वाला क्या है, अब इकाई वाला दहाई का काम करेगा, जो इकाई का x है ना, यही यहाँ पे दहाई का काम करेगा, और दहाई वाला तो इकाई बन जाएगा, ये लो। तो ये बनेगी 10x प्लस x प्लस 2, यानी 11x और प्लस का 2। चलते हैं थोड़ा सा प्रश्नानुसार, बहुत सिंपल सा सवाल है, आराम से आप इसको कर पाओगे, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा तेज खींच रहा हूँ। कैसे, इसने कहा है कि पुरानी संख्या नई संख्या का योग 66 है ना, पुरानी और नई संख्या का योग 66 है। आपने क्वेश्चन ध्यान से देखा होगा, तो उसमें लिखा है कि योग कितना है 66 है। तो 11x प्लस 20 प्लस 11x प्लस 2 बराबर, अरे जीरो कहाँ से रख दिया सर, 66 बराबर 66, 11 11 22x, 20 2 22 बराबर 66, तो 22x बराबर 66 माइनस 22 बराबर 44, 22x, x की वैल्यू कितनी भैया, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू कितनी 2। जब x की वैल्यू 2 है तो x है क्या चीज़, x आपने यहाँ इकाई का अंक माना, देख लो ये है 6 नंबर के लायक है, बताओ 6 नंबर में आया हुआ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ भी कभी भी दे सकते हैं, कौन 6 में आएगा, कौन 4 में आएगा, कौन 2 में आएगा, वो मैं नहीं बता सकता, ना आप बता सकते हो, ये तो बता सकता है सिर्फ पेपर जो आपके सामने दिखाई देगा, ठीक है। चलो यहाँ देखो x की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ देखो
अगर इकाई का अंक मुझे मिल गया, मैं दहाई का अंक निकालूंगा तो नहीं, मुझे तो संख्या बतानी थी ना कि वो संख्या क्या होगी। संख्या मेरे पास ये रही, ठीक है भाई, तो मैं संख्या निकाल के चलूँगा, मुझे इकाई दहाई के अंक से कोई मतलब नहीं है। संख्या है 11 और गुणे 2 और प्लस 20, 11 दूनी 22, 22 प्लस 20 यानी 42। संख्या क्या बनेगी? 42। नीचे लिख देना, अतः वह संख्या 42 होगी, ठीक है। और यहाँ से सवाल खत्म हो जाएगा आपका। चलिए फिर इसी के साइड में एक और क्वेश्चन लगा हुआ है भैया, उसको भी जरा देख लेते हैं, ठीक है। वो क्या बोला है? आयु संबंधी क्वेश्चन है, अथवा में था, या तो इसको करो या उसको कर लो, ठीक है। तो आप लोग तो जुगाड़ी आदमी हो, आप तो ये छोटा वाला चूज करते और निपाट देते। मिलना तो चाहिए ना दोनों के लिए, चाहे एक करो चाहे दो करो, मिलेगा चाहिए, या ऊपर वाला करो चाहे नीचे वाला करो, ठीक है। तो ये तो सरल था, इसको निपाटना चाहिए आपको। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आयु वाला सवाल कैसे करते हैं। मैंने बताया था संख्या उलटने पलटने का, भिन्न पैटर्न का, आयु पैटर्न का, चाल पैटर्न का, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और यही ये घुमाता रहता है, ठीक है। इन्हीं में से आपको फंसाएगा, तो मैं आपको फंसने तो नहीं दूंगा। मेरे साथ आप बने हैं शुरू से, तो मैं आपको बिल्कुल फंसने नहीं दूंगा। इसको देख लो, 5 वर्ष पूर्व नूरी हैं और सोनू हैं, दो लोग हैं भैया, दोनों की आयु में कोई रिलेशन नहीं दिया। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ सेकंड क्या, ये अथवा वाला है, अथवा पार्ट, ठीक। चलो तो मान लेते हैं दोनों के लिए, दोनों की आयु निकालनी है ना भैया, तो माना नूरी की आयु, सॉरी वो आयु नहीं मानेंगे यहाँ भैया, वर्तमान आयु मानते हैं। क्या मान के चलते हैं? हमेशा हम वर्तमान आयु मान के चलेंगे। वर्तमान आयु बराबर कितनी? नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है। और यहाँ पे सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक। अब मुझे पता चल गया, अब मैं चलूंगा प्रथम स्थिति के अनुसार। कैसे चलूंगा? प्रथम स्थिति के अनुसार। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से इसको कर लोगे। पहली स्थिति में इसने कहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, मैं अगर कहूँ मेरी एज 20 साल है, तो 5 वर्ष पूर्व मेरी 20 माइनस 5, माइनस करेंगे ना। पूर्व के लिए, पूर्व में जाने के लिए, पहले में जाने के लिए आप माइनस करके चलोगे। 5 साल मेरी उम्र से घटा दोगे, 20 में से 5 घटाओगे, ठीक है। तो अभी अगर इनकी x है तो हम इनके x में से 5 घटाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक तरफ सोनू भी है, सोनू की आयु में भी 5 घटेगा। ये तो है नहीं कि सिर्फ नूरी 5 साल छोटी होगी, सोनू जैसे तैसे रहेगा, है ना, ऐसी बात नहीं है। तो 5 वर्ष पूर्व 3 गुनी थी, किसकी? नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी। नूरी की जो आयु है वो सोनू की 3 गुनी थी। ये 3 गुनी थी, तो मैं 3 का गुना इधर कर दूंगा। क्यों? दोनों बराबर हो जाए। बराबर क्यों? समीकरण बनाएंगे। समीकरण क्यों? हल करना है, ठीक। अब x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 और प्लस का 5, तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस 10 इक्वल, ये समीकरण 1 बन जाएगी। अब मैं जाऊंगा द्वितीय स्थिति के अनुसार। द्वितीय स्थिति इन्होंने क्या बोली है? द्वितीय स्थिति में इन्होंने कहा है कि अब से 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? अब से 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद की बात है। तो अगर मैं अभी 20 साल का था तो 10 ही बोला है ना, हाँ 10 वर्ष ही। अब 10 साल बाद कितना होऊंगा? तो 20 प्लस 10 हो जाऊंगा, 20 प्लस 10 यानी 30 साल का हो जाऊंगा। आप 10 जोड़ोगे ना, मैं अगर पूछूं 20 साल का हूँ, 10 साल के बाद में कितना होऊंगा, तो आप उसमें 10 जोड़ दोगे। तो इनकी अभी x है, तो मैं इनमें भी क्या करूँगा? इनमें भी 10 जोड़ दूंगा, ठीक है भाई, 10 जोड़ दूंगा। जोड़ने के बाद क्या कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब क्या होगा? पहले 3 गुनी थी, अब ये 2 गुनी हो गई, तो फिर से मैं 2 का गुना इधर करूंगा। भैया जो चीज़ पहले से है उसको नहीं करना, जो नहीं है उसमें कर देना, उल्टा किया जाता है इसमें। अगर ये 2 गुनी है तो 2 का गुना उधर, ये 2 ज़्यादा है तो 2 ज़्यादा उधर, ठीक, ऐसे उल्टा आपको करना, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। चलिए अब मेरे पास है x प्लस 10 बराबर, यहाँ से हो जाएगा 2y और प्लस का 20 बन जाएगा। क्या बनेगा? 20 बन जाएगा। x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10, इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन मेरे पास हैं, दोनों को सॉल्व करूंगा, हल करूंगा।
ठीक है भाई, अभी उधर स्पेस आपको नहीं बचा हुआ, फिर भी मैं इसे यहाँ पे एक समीकरण तो सॉल्व कर सकता हूँ। समीकरण 1 और -2 कर दें। क्यों भैया माइनस, क्यों माइनस? इसलिए दोस्त कि x है, दोनों घटाएंगे तो घटने पर ही कट जाएंगे, समझ गए ना, इसलिए घटाने पर x - 3y बराबर -x - 2y बराबर 10। घटाएंगे तो इनके चिन्ह जाएंगे बदल, ये दोनों कट जाएंगे। 3y में 2y क्या करोगे, एक प्लस का एक माइनस का, तो घटेगा, चिन्ह बड़ी वाली संख्या का लगाते हैं, सबको पता है। इधर है -20 तो y की वैल्यू आएगी 20। बताओ y की वैल्यू क्या आ गई, 20। यहाँ निकाल दो, उसी का है भैया, दूसरे वाले का मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, दूसरे का छठा पार्ट है ये, छठा हुआ मतलब बचा हुआ पार्ट। समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने, ओ 0 नहीं 20 रखने पर, अब मैं समीकरण 1 में y बराबर 20 रख, क्यों रखा रहे हैं भैया, x की वैल्यू ला दें। ठीक है, समीकरण 1 वहाँ देख रहे हो ना, ये रहा, x अपनी जगह ठीक है, 3 अपनी जगह ठीक है, y की जगह 20 कर दो, इक्वल -10 कर दो। x - 20 तो 60 हो जाएगा, बराबर -10 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी -10 और +60, -60 +60। ठीक, x की वैल्यू आ जाएगी 50। तो अब मैं कह सकता हूँ अतः x क्या है भैया, x हमने माना था नूरी की आयु, y मानी थी सोनू की आयु। ठीक है, अतः नूरी की वर्तमान आयु क्या होगी, 50 वर्ष, 50 वर्ष व सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। ये लो, ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ से पूरी तरह से खत्म हो जाता है। 23 पर भी आपने विजय हासिल कर ली, क्वेश्चन आपका चला गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा देखेंगे आगे वाले 6 नंबर के क्वेश्चंस, जिनमें से आपके पास दोनों ही सेम पैटर्न के हैं। पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया है, जो भी 6-6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ना, वो सब सेम चैप्टर से रखे हैं। बताओ, इसको भी इन्होंने रखा था किससे, उसी 3 से, लेकिन इसको मैंने बना दिया, बन गया तो अच्छी बात है। इसको भी इन्होंने रखा तीसरे चैप्टर से। अब जो आगे है ना भैया, उनको इन्होंने रखा है दोनों को ही ऊंचाई और दूरी, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से ऊंचाई और दूरी से रखा है। उसके बाद जो 6 के हैं ना दोनों, उनको रखा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से। तो देख लेना भैया, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसका मतलब इन्हीं चैप्टर से जो बड़े क्वेश्चन बनने हैं वो इन्हीं से बन जाएंगे। इन्होंने साफ इसमें लिख के तो नहीं बताया कि इन्हीं से बनेंगे, पर ये ऐसा कहना चाहते हैं कि जब दो सवाल सेम चैप्टर से ला रहे हैं बड़े बड़े, तो इसका मतलब उन्हीं चैप्टर, और बनते भी हैं, बड़े बनने भी हैं, तो वो यही चैप्टर है जहाँ से बड़े क्वेश्चन ही बना लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको छोड़ते हैं फिर, और अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, एक बहुमंजिल भवन है भैया, क्या है, भवन है। 24 नंबर की बात है। अब देखो जरा सा, इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ देख लो, सेकंड अभी मैं बता दूंगा इसी के जस्ट बाद, है ना। 2 पार्ट है, लेकिन दोनों 6-6 नंबर के, और दोनों आपको करने नहीं होते, मैं बार बार बता रहा हूँ, दोनों में से एक ही करना है, अथवा का मतलब एक करो या नीचे वाला करो। ठीक है, चलो इसको देखो। एक बहुमंजिल भवन है भैया, एक भवन खड़ा कर दो यहाँ। ठीक है, से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण। एक और भवन है, लेकिन इसके शिखर से मैं उसको देख रहा हूँ तो अवनमन बन रहा है। अवनमन का मतलब मैं नीचे की तरफ देखूंगा, दूसरे भवन की तरफ, नीचे की तरफ देखूंगा, इसका मतलब वो भवन इससे छोटा होगा। कहने का ये मतलब 2 भवन है, इसके शिखर की अब यहाँ से इसकी ऊंचाई देखो, ये इसको शिखर, ये यहाँ से शिखर से इसको देखेगा, दृष्टि रेखा इसकी यहाँ है, कहाँ है, ये रही दृष्टि रेखा। यहाँ बनेगा 30 अंश का अवनमन कोण। तो भैया ये 30 किसके बराबर होगा, एकांतर में इस 30 के बराबर होगा। ठीक है, अब इसने कहा है कि इसके अब पाद बिंदु को देख लो, तो ये वाली जो रेखा ये बना रही है 45, ये 45 इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे ये रख देंगे 45। ठीक है, नाम दे दो, ए है, बी है, सी है, डी है, यहाँ पे ई है। ठीक, अब इसने क्या कहा है, और कुछ बोला इसके बारे में, और कुछ कहा है 8 मीटर ऊंचाई है भवन की, इस भवन की ऊंचाई 8 मीटर ऊंचाई है। अब इसने ये कैसे तुम्हें पता कि ये इसी भवन की ऊंचाई है, तो भैया इसने कहा है बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल,
तो शिखर और तल इसी का देख रहा था वो, इसलिए इसी की 8 मीटर है। ठीक है, चलिए बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बताओ और दोनों भवनों के बीच की दूरी बताओ। तो मैं अभी मान लूँगा अभी कि ये बहुमंजिल भवन, इसकी ऊंचाई कितनी है अभी मुझे नहीं पता, तो मैं h मीटर क्या मानूंगा, h मीटर मान लूँगा और इसको मैं x मीटर मान लूँगा। समझ के चलेंगे, आराम से हो जाएगा। एक एक इसमें पकड़ लेते थोड़ा सा, सारी चीज़ें आप या तो लिख के बता देना या तो इसके चित्र में ऐसे ही दर्शा देना, या तो वहाँ लिख देना कि ए बी बराबर x, ई बी बराबर h, ऐसे लिख देना। ठीक है, चलो एक एक त्रिभुज लेके चलते हैं। तो पहले मैं लेना चाहता हूँ इस त्रिभुज को सी डी ई को, त्रिभुज सी डी ई से, त्रिभुज सी डी ई से अगर मैं सी डी ई त्रिभुज लेता हूँ तो आप देख रहे हो ये x है भैया, ये भी x मीटर हो गया। ठीक है, आप देख रहे हो सामने भुजा लंब है, नीचे आधार है, तो लंब आधार में एकमात्र है मेरे पास tan। tan का उल्टा कॉट भी होता है पर मैं tan ले लूँगा। ठीक है, tan d बराबर लंब है आपके पास c और आधार है CD। बताना d की वैल्यू कितनी है 30 है। c कितना बनेगा भैया, ये रहा c, ये पूरी h है, तो इतनी बताना ये कितनी है, ये तो 8 है ना, सामने से आप देख पा रहे हैं ये कितनी है 8, पूरी h है, इतनी 8 है। 8 h में से 8 घटा देना तो इतनी बन जाएगी। h में से क्या करना है, 8 को घटा देना है। CD कितना, CD x है, इसकी वैल्यू 1/√3 h माइनस 8 बटे x, x का इधर गुणा कराओ और √3 का इधर गुणा कराओ, इक्वेशन फर्स्ट बना दो। ठीक, अब मैं लेता हूँ दूसरा वाला त्रिभुज, बड़ा वाला, कौन सा, ये बड़ा वाला त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई सी, त्रिभुज ए बी ई सी। ठीक है, ए बी ई सी, ए बी ई में क्या है, ए बी में ऐसा कुछ है आपको, फिर से सामने भुजा लंब नीचे आधार, तो फिर से कौन आएगा, फिर से tan भाई साहब को बुला लो और tan a बराबर। ठीक है, a बराबर क्या होगा, लंब, लंब सामने भुजा क्या है बी ई है, बटे ए बी हो जाएगी आधार। ठीक है, tan a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू है भैया 45 अंश, तो b कितना हो जाएगा, b तो h है, a भी हो जाएगा x, ये हो गई 1 x, h बराबर x, x बराबर h हो जाएगा। ठीक है, अब आपको दोनों की निकालनी है, दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या है और इसकी ऊंचाई क्या है। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे देख लेते, आगे मेरे पास क्या है, x बराबर h है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x बराबर √3 h माइनस 8 है। ठीक है, √3 h माइनस 8 है। अगर जो x की वैल्यू आएगी वही h की भी वैल्यू होगी, तो x की जगह पे मैं h रख देता हूँ, क्या रख दूँ, h, √3 h माइनस 8। अब h यहाँ पे ठीक है, तो h जो है √3h और माइनस का 8 √3, इसको इधर भेज दो, उसको इधर, इसको उधर कर दो, तो h √3 में मैं घटाने जाऊँगा किसको, h को, 8 इधर आके प्लस का 8 बन जाएगा। सही बात है, h यहाँ से कॉमन कर सकता हूँ, √3 और -1 बचेगा, 8 √3 ठीक है। अगर मैं h की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहूँ, 8√3 बटे √3 माइनस 1। ठीक है, इसी का परिमेयकरण करवा देना, परिमेयकरण करवाना ही एक टास्क होता है बेटा इस पे। ठीक है, √3 माइनस 1 गुणा करवाएंगे हम, √3 प्लस 1 से, √3 प्लस 1 से। ठीक है, ऐसे इसमें क्या कराएंगे, परिमेयकरण करा लेंगे। अब इसका गुणा करवाओगे परिमेयकरण करने के बाद तो ये बन जाएगा, देखना जरा सा, 8 √3 अपनी जगह ठीक है, √3 प्लस 1 अपनी जगह ठीक है, नीचे मेरे पास है √a प्लस b, a माइनस b बन रहा है ना, तो a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, फिर माइनस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या बनेगा, आगे देखो क्या, 8 √3 ऐसे ही रहेगा और गुणे में √3 प्लस 1 है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे आओ, नीचे बनेगा 3 माइनस 1, √3 से क्या निकलेगा, सिर्फ 3, रूट की किसी संख्या का स्क्वायर हो वही संख्या निकल आती, जैसे 3 है तो 3 ही निकल आएगा, 1 का तो 1 होता ही, सभी को पता है। h की वैल्यू आएगी 8 √3 गुणे √3 प्लस 1 बटे 2 से काट देना 4 बार, यहाँ बचा 4 √3 और √3 प्लस 1। देखना जरा ध्यान से,
अभी मेरे पास है √3 का 4 के साथ इसका गुणा करवाना जाएगा गुणे में, तो √3 का गुणा केवल 3 होता है, ठीक है। केवल 3 का मतलब 4 की 12 प्लस आगे जाएगा तो आगे यही रहने वाला है, क्या 4√3 की वैल्यू इन्होंने दी है आपको, रखा दो, क्या रखाना है 4 गुणे, अगर आप वैसे दी नहीं है सवाल में लेकिन आप चाहो तो रखा सकते हो 1.732 गुणा कराओ, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 से 28 1 29, कितने अंक पे दशमलव भैया 3 अंक पे दशमलव, ठीक है। 3 अंक पे क्या करना है दशमलव लगाना है, 1 सेकंड रुकेंगे जरा, 12 अपनी जगह, ठीक है। 4 दूना 8, 4 तिया 12 की 2, 4 से 28 1 29, 4 एकम 4 1, 4 2 6 हो जाएगा, 6 दशमलव समथिंग, ठीक है। तो h बराबर हो जाएगा 12 6 18.928, या मैं ये कह लूँ h जो है वो लगभग कितने की हो गई 19 मीटर की। अतः भवन के बीच की दूरी तथा उस बहुमंजिली भवन की ऊंचाई क्या हो जाएगी लगभग 19 मीटर हो जाएगी। वो चीज़ यहाँ आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, अतः बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई व दोनों भवनों के बीच की दूरी, क्योंकि h बराबर x है, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि h बराबर x है, या यहाँ भी मैं कह दूँ h बराबर x, इसलिए x बराबर भी 19 मीटर होगा, वो भी लगभग, ठीक है। ये दोनों चीज़ें क्या हैं आपस में बराबर रहने वाली हैं। ऊंचाई व दोनों भवनों के बीच की दूरी, व दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या होगी 19 मीटर होगी, लगभग 19 मीटर लिख देना इस पे, लगभग 19 मीटर होगी, ठीक है, लगभग 19 मीटर। सवाल यहाँ से पूरी तरह से खत्म होता है। भैया थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई है लेकिन दे भी तो रहा है 6 नंबर, कैलकुलेशन बस इसमें ज़्यादा है और तरीके वही थे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसके जस्ट बाद मेरे पास एक और है क्वेश्चन जो इसी का है, इसी चैप्टर से है, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं, इसको हटा के चलते हैं। तो देखिए भैया यहाँ दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला कौन सा, इस छोटे त्रिभुज की बात करता हूँ जहाँ एंगल 30 बन रहा था, PAB तक बस जाऊँगा, ऊपर वाले को नहीं शामिल कर रहा, सिर्फ PAB की बात कर रहा हूँ। तो त्रिभुज PAB से, PAB में आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है भैया, यहाँ देख के चलेंगे, सिर्फ 30 एंगल, 30 के सामने भुजा लंब है, नीचे आधार है, तो यहाँ tan वाला काम बनेगा। tan P बराबर लंब बटे आधार, लंब है AB बटे है AP, ठीक है। P की वैल्यू कितनी है 30 है, P की वैल्यू कितनी है 30 अंश है। AB है 10 मीटर, कितनी है मीटर मत लिखो, 10 ही लिख लो, इसके नीचे x है, इसका मतलब 1/√3, इसका मान x का गुणा कराओगे x हो जाएगा 10√3। ये एक चीज़ तो आपको मिल चुकी, x क्या थी दोनों भवनों, x है P बिंदु से भवन की दूरी, P बिंदु से भवन की दूरी है, तो P बिंदु से भवन की दूरी x आपने निकाल ली, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, फ्लैग की ऊंचाई, फ्लैग जो झंडा लगा है, ठीक है। तो आप त्रिभुज कौन सा पकड़ोगे, PA, उस पर देखना जरा, PAC से, PAC दिख गया, PAC ऊपर तक जाओगे, ठीक है, ऊपर तक जाओगे तो एंगल 45 लोगे, क्या लोगे एंगल 45। tan P बराबर लंब है AC, अब A से कहाँ तक जाओगे C तक, AC हो जाएगा, बटे क्या है AP है। अब यहाँ P की वैल्यू बताओ, इस त्रिभुज में P की वैल्यू 45 है, बराबर AC कितना है, AC भैया 10 + H है, AC कितना है 10 + H, नीचे है x की वैल्यू आपने निकाली है क्या 10√3, ठीक है। अभी अगर नहीं रखना तो अभी मत रखो, आगे रख लेना, x को अभी x ही रखो। इसकी वैल्यू 1 होती है 10 + H बटे इसकी वैल्यू 10√3 है, कितनी 10√3 आ जाएगी, ठीक है। आगे देखो, आगे मेरे पास इसका गुणा जब कराओगे तो इधर आ जाएगा 10√3, उधर होगा 10 + H की वैल्यू अगर निकालोगे तो 10√3 - 10, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। इसने कहा है कि √3 की वैल्यू भी रख लो 1.73, इसने कहा है √3 की वैल्यू रखनी है, तो रख के चलेंगे। हम क्या रखेंगे 1.73, गुणा में लगा है 10 - 10,
क्या हो जाएगा, एक अंक पॉइंट खिसकेगा यानी 17.3 बन जाएगा लगभग। तो एच की वैल्यू आ जाएगी भैया कितनी, 7.3 मीटर। बताओ फ्लैग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 7.3 मीटर। लिख देंगे नीचे। अतः भवन क्या थी, भवन था, भवन से पी बिंदु की दूरी, किसकी भैया, पी बिंदु की दूरी, पी बिंदु की दूरी कितनी आई है, 10√3 मीटर है, 10√3 मीटर है, 10√3 मीटर है। तथा 3 मीटर है नहीं, अभी करेंगे 3 मीटर। तथा किसी ध्वज की लंबाई, ध्वज की, इसकी भी पूछी थी ना इसने, और हमने निकाली भी है। ध्वज की लंबाई 7.3 मीटर है। ये लो, यहाँ से ये भी सवाल खत्म। अब आपके पास जो बचा है क्वेश्चन नंबर लास्ट, उसमें भी आपके पास 2 क्वेश्चन है और वो आपके सेम चैप्टर से हैं। वहाँ भी आपकी सहमत आई थी, यानी अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से दिक्कत है तो उसी के क्वेश्चन यहाँ रखे हैं। और पहला आपको नहीं आता, नहीं बना पाए, तो दूसरा भी आप नहीं बना पाओगे। अगर ऐसे क्वेश्चन से आप फंसते हो, ऐसे लॉजिक में आप फंस जाते हो, तो वहाँ आपके लिए इस अथवा क्वेश्चन का कोई औचित्य नहीं बनता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे वाला। तो अब हम पहुंच चुके हैं उस लास्ट क्वेश्चन पे जहां हम 6 मार्क्स लेंगे इनसे भी, और यहाँ भी आपके पास 2 ही क्वेश्चन हैं। उन 2 क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। एक मैं बताऊंगा, एक आपको होमवर्क दे दूँगा। ठीक है, अच्छा रहेगा ना, एक बता देता हूँ, एक होमवर्क, लेकिन उसका भी मैं हिंट दे के जाऊँगा आपको। ठीक है, कैसे करना है प्रैक्टिस कर लेना। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें जो इन्होंने बोर्ड के द्वारा दिया ही गया है, और इसमें बहुत आपका फ़ायदा होने वाला है। इन्होंने बता दिया आपको लेवल कि मैं इस लेवल तक पेपर बनाऊँगा। ये लेवल भी अप है, इससे डाउन ही आपको मिलने वाला है पेपर में। ठीक है, चलो अभी मेरे पास क्या है देखो, 25 नंबर क्वेश्चन की बात है। एक मैं यहाँ कराऊंगा, एक आप करोगे। स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हो, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। कैसा है, उल्टे शंकु के आकार का। शंकु कैसा होता है भैया, शंकु होता है तिरछा ना, उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई है भैया 8 सेंटीमीटर है, और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है जब तक इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें से प्रत्येक की इतनी त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल गया। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या। व्हाट अ क्वेश्चन, मज़ा आ जाएगा आपको करने में। ठीक है, चलो इसको तो मैंने पढ़ ही लिया, समझ भी गया कैसे करना है, आपको भी समझा देता हूँ। चलो इसने कहा भैया एक ऐसा उल्टा बनाना है, सामने उल्टा है, जब भी तो पानी भरेगा ना, ऐसे कर दोगे तो पानी निकल के भग जाएगा बाहर, है ना। चलो ऐसे ऐसे, ठीक है, ये रहा समझ। इन्होंने बताया है कि इसकी पूरी जो ऊंचाई है ना, इसकी ये ऊंचाई, ये चीज़, ये कितनी भैया 10 सेंटीमीटर, कितनी है 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर। और यहाँ से जो इसकी त्रिज्या है ना इतनी, इसको इन्होंने बोला है 5 सेंटीमीटर। कितना बोला है, 5 सेंटीमीटर। इसमें गोलियाँ डाली गई कितनी, ये ऐसे करके जो गोलियाँ हैं ना, ये इसमें डाली गई। इन गोलियों की जो त्रिज्या है ना भैया, वो 0.5 सेंटीमीटर। तो चलो पहले मैं यहाँ पे डिटेल इनकी लिख देता हूँ, कौन किसका कितना है। ठीक है भाई, तो बर्तन की त्रिज्या, पहले मेरे पास है बर्तन की ऊंचाई, वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। फिर है मेरे पास बर्तन की त्रिज्या, वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब है मेरे पास गोली की त्रिज्या, गोली जो छोटी सी कंचे ही लिखा है ना, इस पर क्या लिखा है, कंचा, जी हाँ, इसमें छोटी छोटी शीशे की गोलियां लिखा है, तो गोली लिख लेते हैं। गोली की त्रिज्या वो कितनी है भैया, इनकी त्रिज्या अलग अलग है दोस्तों, ये आर होगी, ये छोटी है, इसको स्मॉल आर, 0.5 सेंटीमीटर। ये गोलियां उस पर डाली जाएंगी, तो इसका 1/4 भाग बाहर निकल आएगा। देखना जरा ध्यान से, पहले मैं ऐसी कंडीशन में क्या है, पहले मैं जानूंगा कि इसमें पानी कितना है, फिर पानी का चौथा हिस्सा निकाल लूँगा।
तो पानी इसमें कितना होगा, जितना इसका आयतन होगा। किसका भैया, शंकु का आयतन। शंकु का जितना आयतन इतना इसमें पानी, उस पानी का भी मैं निकालूंगा चौथा भाग। ठीक है, उस पानी का मैं चौथा भाग निकालूंगा। देखो, बर्तन में पानी का आयतन, बर्तन में पानी का आयतन, बर्तन में पानी का आयतन। ठीक है भाई, बर्तन में पानी का आयतन। बर्तन कैसा, शंक्वाकार, तो मैं लिखूंगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 नहीं रखूंगा क्योंकि मेरे पास कटने वाला कोई भी नंबर नहीं है। चलो मैं पाई को रखता ही नहीं हूँ क्योंकि इस पाई को मैं यहाँ इसके वाले पाई से काटूंगा। चलो ठीक है। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 5 है और आर की वैल्यू 5 है, यहाँ पे 8 है। ठीक है, 3 से कोई कटेगा, 3 से भी नहीं कोई कटेगा, 3 को भी रखो साथ में। 5 × 25, 25 × 200 पाई/3। ठीक है, ये आ गया पानी का चौथा भाग। अब मैं निकालूंगा पानी का चौथा भाग। ये बराबर है गोलियों की संख्या के। किसके, एक गोली का आयतन, गोलियों के आयतन की, जितनी गोली डाली गई है उसका चौथा भाग है। ठीक है, गोलियों के आयतन के, गोलियों के आयतन के। ठीक है, गोलियों के आयतन के बराबर। अब मैं गोलियों का आयतन कैसे निकालूंगा, तो लिखूंगा 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे आर ये वाला नहीं रहेगा, यहाँ पे आर ये बड़ा वाला रहेगा। और गुणे गोली की संख्या, संख्या कितनी है, संख्या मुझे नहीं पता, मैं n रख देता हूँ। n गोली है मान लो। चौथा भाग क्या होगा, 200 पाई/3 और 1/4। 1/4 का मतलब ये। ठीक है, चलो अब देखना, ये 3 नीचे है, ये 3 नीचे मैं काट सकता हूँ, ये पाई नीचे, ये पाई नीचे, मैं इसको काट सकता हूँ। काट दिया, ठीक है भैया, खुश हो गए। हाँ, 4 से काटो 5 बार, 50 बार में। इधर क्या बचा, सिर्फ 50 बचा। उधर क्या है, n है, आर क्यूब है। आर की वैल्यू रख लो ना, आर की वैल्यू रख लो यहाँ पे। चलो रख लेंगे फिर बाद में। 50 है और ये नीचे जो ऊपर 4 है ना, ये नीचे आ जाएगा, और ऊपर आर क्यूब है, ये भी नीचे आएगा, पर आर क्यूब की वैल्यू रख लो 0.5, 0.5, 0.5। ठीक है ना भाई, ऐसे। और कुछ बचा उधर, अकेले n बचा। इसी n की तो वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी गोलियां डाली जाएंगी। देखो जरा सा, इसका पॉइंट हटाओगे ऊपर 0, इसका पॉइंट हटाओगे ऊपर 0, इसका पॉइंट हटाओगे ऊपर 0। अब बताना, इस 5 से मैं इसको काटूंगा तो 5 × 5 और ये 4 0 वैसे रहेंगे। इस 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10 और ये 3 0 वैसे रहेंगे। इस 5 से मैं काटूंगा तो 5 चौके 20, ये 2 0 वैसे रहेंगे। इस 4 से मैं काटूंगा तो ये 1 और ये 0। बताओ n की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। तो अतः मैं कह सकता हूँ कि इसमें कितनी गोलियां, शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करो। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या। अतः नीचे लिख देना भैया, क्या लिख देना है, अतः गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या क्या होगी, 100 होगी। अतः गोलियों की संख्या 100 होगी। ठीक है, ये हो गया। अब आप जरा ये इसका पार्ट आप देख लीजिए, इसको आपको कर लेना है। ठीक है, जैसे आपने इसको किया ठीक वैसे ही ये भी है। गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है मैंने। एक गोलाकार बर्तन है भैया, ये ऐसे बर्तन, इसकी गर्दन क्या है, बेलनाकार है, यानी सुराही बनी है। क्या बनी भैया, सुराही। ये सुराही वाला क्वेश्चन करवाया है मैंने। ठीक है, अभी पिछले ही करवाया, पिछले सेट में। देखो जरा सा, जिसकी गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। गर्दन की लंबाई कितनी है भैया, 8 सेंटीमीटर। इस गर्दन किसने दे दी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो, और इसने कहा है, और व्यास 2 सेंटीमीटर है। व्यास क्या है, 2 सेंटीमीटर। किसका, इसी गर्दन का। गर्दन भी सुराही की किससे ही होती है, बेलनाकार होती है। बेलन का कोई व्यास होता है, व्यास है भैया, पूरा दिया इसने 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो। जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8 सेंटीमीटर है। जबकि गोलाकार है ना, इसका भाग है, व्यास है 8 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं है, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन
आंतरिक मापन पाई बराबर 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 इन्होंने दी है और आपको निकालना है, यही रखना है इस पे, जो इन्होंने दिया तो आपको यही रखना है। निकालना कैसे है भैया, गोले का आयतन और प्लस किसका, गोले का आयतन लगाना और प्लस बेलन का आयतन निकालना। बस अब आपका सेट पूरी तरह से खत्म। जय सिया राम, जय राधे श्याम। ठीक है, अब आपका यहाँ से सेट खत्म होता है, तो आपसे अब मिलते हैं फिर कभी एक इसी के जो आपका पेपर आएगा उसी का एनालिसिस करेंगे, लेकिन उस दिन नहीं, जस्ट हम पेपर जब खत्म हो जाएंगे पूरी तरह से तब हम एनालिसिस उसका कर रहे होंगे और देखेंगे, आपको बताएंगे कि क्या यहाँ से फंसा, कितना हमने बताया और क्या कैसे मिला आपको। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे उसी क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।